पागत भाषाएं सुंदर नाटिका पासिवणा चित्त प्रफुल्लितो जादो जहाँ मूलेन विना नत्थी पुफ फल साहा तहा पागत भाषाई विना अन्य का भी भाषाएं संभावना न थी। जैसे मूल के बिना पुष्प फल फूल इत्यादि नहीं होते हैं, वैसे ही प्राकृत भाषा के बिना हम किसी भी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। देश की सारी भाषाओं में ये भाषा, इसके शब्द आज भी व्याप्त हैं। उच्चारण भी लगभग वैसा होता है। अभी आश्रम का निरीक्षण करा रहे थे भैया जी, तो बोले यहाँ कुआ है। अब इतने साल से संस्कृत पढ़ी है, आज भी कुआ ही बोल रहे। अत्थि अस्ति अत्र कूपहा, लेकिन कूप शब्द कोई नहीं बोलता है। कुआ ये मूल प्राकृत भाषा का शब्द है जो अपभ्रंश हुआ है। कोवो और राजस्थान में कूड़ो, कूड़ो गुजराती में, गुजराती भाषा में पण कुहो कूड़ो कहे छे। बहुत सारे शब्द हैं, हर जगह इनका प्रयोग होता है। ऐसे पवित्र चरणों में माथा झुकता है। नलिन जी इसको कितना संस्कृत निष्ठ बनाए, लेकिन अंततः माथा शब्द की जो शोभा होती है वो मस्तक में नहीं होती है। और माथा शब्द देखे तो मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूं। हाथ प्राकृत भाषा का शब्द, संस्कृत पर जाएंगे तो आप हस्त बोलना पड़ेगा। हस्त कमल, हाँ, हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं। भैया जरा हाथ लगाना। संस्कृत का आप लोक भाषाओं में प्रयोग करना बहुत मुश्किल, कर ही नहीं सकते, लेकिन प्राकृत तो व्याप्त है। संस्कृत संस्कारित की गई भाषा है, प्राकृत प्रकृति की भाषा है। संस्कृत का अपना उपयोग है, अपनी गरिमा है, अपनी महिमा है। आधा 1 किलोमीटर पैदल चलना है तो पांव से ही चल के जाओ, गाड़ी में बैठ के मत जाओ। 10-5 मिनट ही रूम में बैठना है तो एसी कूलर पंखा चालू मत करो। एक बल्ब से काम चल सकता है तो 150 बल्ब और लाइट मत लगाओ। घर घर में ऐसा फैशन कर रखा है एकदम जैसे उनके घर में आसमान आ गया है और छत में तारे लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा फैशनेबल, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन मानव जाति के लिए खतरा साबित होगा। आधुनिक संसाधनों के कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, उसका एक उदाहरण दिल्ली में आपके एक जैन परिवार के साथ ही बना। एसी जो ठंडक देता है वो परिवार को जला सकता है, इसकी कल्पना उनने कभी नहीं की होगी। इसलिए प्रकृति में जियो, प्राकृत भाषा सीखो, प्राकृत भाषा पढ़ो, प्राकृत भाषा पढ़ाओ और प्रकृति में जियो, प्रकृति में दूसरों को भी जिलाओ। जड़ों की तरफ वापस आना होगा। रेडिएशन का खतरा सारी दुनिया पर मंडरा रहा है और जिनके घर टावर के पास होते हैं, कैंसर की समस्याएं उसके आसपास कुछ ना कुछ अंशों में होती ही हैं। और इसका इलाज हुआ करता था कच्ची मिट्टी के घर, गाय का गोबर। एक बहुत बड़े आलीशान हाउस में हम गए,
और देखा कि दीवारों को गोबर से पोत रखा। अरे भाई, इतना कीमती कीमती पत्थर लगा रखा है और दीवारों को, जमीन को गोबर से क्यों पोत रखा है? प्रकृति प्रेमी होंगे, उन्होंने बताया फिर कि इसके रेडिएशन से इससे बचाव होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षा होती है। प्रकृति और प्राकृत आज सुबह हम प्रातःकाल महावीर ट्रस्ट की तरफ शुद्धि के निमित्त से गए तो एक महाराज जी बोले कि आपने, हम तो समझ रहे थे आप प्रवचन में ये बात भी कहोगे इंदौर जो है स्वच्छता की राजधानी है, आपने बोला ही नहीं तो हमने वहीं बता दिया कूड़ा पड़ा हुआ था। अब यहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, फिर भी अगर सब लोग कह रहे हैं तो अपन भी कह देते हैं कि इंदौर स्वच्छता की राजधानी और अब बनेगी अध्यात्म की राजधानी। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, पुरातत्व जैसे प्रमुख तत्वों की वाहक राजधानी। वर्षों से इस दिशा में यहाँ काम चल रहा है और श्री भूबलय जैसे ग्रंथ और प्राकृत भाषा जैसी प्राचीन महत्वपूर्ण भाषाओं पर कार्य हो रहा है। अभी आप नाम सुन रहे थे सिया। लोक में आज भी यही शब्द बोला जाता है अक्सर कर गांवों में, जय सिया राम। सिया मतलब, ये वास्तव में सिया शब्द जो है प्राकृत का शब्द है, ये सिया सुन्नी वाला सिया नहीं है। सीता को सिया बनता है प्राकृत भाषा में, लेकिन ये बिटिया बोली कि मैं जैन नहीं हूं, जबकि अग्रवाल तो ज्यादातर जैन ही होते हैं। गंभीरता से समझो, जैन धर्म जन धर्म है, जैन धर्म जीव धर्म है। और जब श्री भूबलय के संबंध में विशेष अध्ययन हुआ तो एक बात और सामने आई। एक दिन अरविंद जी बता रहे थे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीव धर्मोस्तु मंगलम। और जीवो मंगलम वाली बात आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने धवला में भी स्वीकार की। अभी कल्याण भवन में धवला जी के प्राचीन शास्त्रों के दर्शन भी हुए। और इंद्र भवन तो इंद्र भवन है साहब, आज भी वहां इंद्रों का ही वास है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने इस पर जोर दिया, जीवो मंगलम मतलब लोक में जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं वो मूलतः जड़ और चेतन के आधार पर हैं। जो 6 द्रव्य की व्यवस्था है उसमें एक चेतन, इसके अलावा 5 अजीव द्रव्य हैं जो मंगलाचरण अभी सुन रहे थे। जीवम अजीवम दब्बम जिनवर वसहीन जीर्ण निदिठम देविंद विंद बंदम बंदितम सर्वदा। जीव द्रव्य में, चेतन द्रव्य में हम सभी आते हैं। जो जो चैतन्य हैं, चेतना जिनमें है, जानने देखने की शक्ति है, चैतन्य लक्षणों जीवाहा, वो सब हम। और जड़ में, अजीव में 5 द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य संग्रह का अच्छे से स्वाध्याय करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सभी द्रव्यों का अस्तित्व है। विज्ञान भी उसे किसी न किसी रूप में स्वीकार करता है। धर्म द्रव्य को विज्ञान कहता मीडियम ऑफ मोशन, ईथर। अधर्म द्रव्य को कहते हैं मीडियम ऑफ रेस्ट, आकाश, स्पेस हो गया, और काल, टाइम। जीव के लिए लिविंग थिंग्स
जड़ के लिए, पुद्गल के लिए मैटर। इन 6 द्रव्यों के अलावा लोक की व्यवस्था संचालित ही नहीं हो सकती। और 6 द्रव्यों का भली भांति बोध अगर आपको करना है तो प्राकृत भाषा के पंचास्तिकाय जैसे शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। प्रवचन सार ग्रंथ में भी खूब गंभीरता से इस विषय पर मंथन हुआ है। ये प्राकृत भाषा के प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ हैं। प्राकृत भाषा कैसे सीखें, उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे इसका उपयोग करें। एक दिन एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, महाराज जी लोगों को प्रेरित करो कि जनसंख्या में अपने नाम के साथ जैन लिखें। भाषा में प्राकृत भाषा को भी अपनी दूसरी भाषा के रूप में कम से कम लिखें और अपनी गणना कराने के साथ साथ जहां भी रहते हैं अपने घर की भी गणना कराएं। उनकी एक बात ज़्यादा अच्छी लगी। इस पर तो लोग फोकस कर ही रहे हैं कि आप जैन लिखिए, आप मालूम पड़ना चाहिए कि जिन धर्म के आप अनुयायी हैं, आप इस पवित्र समुदाय के हैं। आपका संख्या बल सरकार के सामने आएगा तो सरकार भी आपके संबंध में अलग ढंग से सोचेगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी संख्या बहुत महत्व रखती है। लेकिन दूसरी बात है कि भाषा में हम प्राकृत भाषा का उपयोग करें। सच में प्राकृत भाषा वो भाषा है जिससे अपभ्रंशों का विकास हुआ। कल एक विद्वान कह भी रहे थे, 6 तरह की प्राकृतों से 6 प्रकार के अपभ्रंशों का विकास हुआ। और अपभ्रंश भाषाओं से देसी भाषाएं, और देसी भाषाओं में से निखर करके ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आप किसी भी हालत में ये सिद्ध नहीं कर सकते, आप कितने बड़े शिक्षा शास्त्री हों, लेकिन और हिंदी को आप कितना भी संस्कृतनिष्ठ बनाएं, लेकिन आप उसे संस्कृत की औलाद सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर कर हम एक बात कहते हैं कि हिंदी की मां अपभ्रंश, हिंदी की दादी प्राकृत और हिंदी की मौसी संस्कृत। लेकिन जैनाचार्यों ने भाषाओं का घोर आग्रह कभी नहीं रखा। जिस क्षेत्र के लोग जो भाषा समझ रहे थे, आचार्य महावीर कीर्ति जी के साथ एक शब्द लगता है। आज महावीर कीर्ति महाराज यहां से कहां चले गए? पीछे आ गए हैं। अच्छा, जो भी है, तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के साथ एक शब्द लगता है, अष्टादश भाषा भाषी। वास्तव में उस तरह के ज्ञानी पुरुष थे। इंदौर में भी उन्होंने यहाँ पर स्वाध्याय किया था। सर सेठ साहब के साथ भी उनके 2-4 संस्मरण हैं। आपको सुनाएंगे तो आपको भी अद्भुत लगेगा। तो उदासीन आश्रम कहिए, इंद्र भवन कहिए, इस तरफ भी उनका विद्वान अवस्था में प्रवास हुआ था। मुनि अवस्था में भी हुआ ही होगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण उनने 3-4 बार क्रॉस किया। हुआ ही होगा, क्योंकि ये जो जैन कॉलोनी है ना, इसकी स्थापना भी उनके इशारे पर हुई थी। उस समय के जो सृष्टि रतनलाल काला वगैरह थे, तो महाराज जी ने कहा यहाँ पर आप लोग इसकी शुरुआत करो, यहाँ बहुत बड़ा जैन नगर बनेगा। आज वो कहलाता ही है जैन नगर, जैन कॉलोनी। तो प्रवास सब जगह हुआ उनका। अष्टादश भाषा भाषी कहने का मतलब ये है कि वो जिस देश में जाते थे, जिस प्रांत में जाते थे, उस प्रांत की भाषा में ही
प्रवचन करते थे, संवाद करते थे। और उस प्रांत की भाषा में जब आप बात करते हैं तो गजब का असर पड़ता है। हम लोग महाराष्ट्र गए, तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी के सानिध्य में घुसे ही थे, 2-4 दिन हुए थे कि एक दिन क्या हुआ, स्कूल में एक बुजुर्ग घुस आए और वो बाहर, कोई भी बोले वो बाहर जाने को तैयार नहीं। अब जितने जने थे सब उनको हिंदी में बोल रहे थे, बाहर जाओ बाहर जाओ। अब वो उतना समझ नहीं, इधर देखें इधर देखें, इधर से उठ के उधर बैठे, उधर से उठ के। अंत में एक व्यक्ति आया, थोड़ी सी मराठी जानता था, उसने अंदर आके बात उसने समझ ली। उसने कहा बाबा या बाहर या, और वो बिल्कुल बहुत आराम से बाहर चले गए। उनको पता ही नहीं पड़ रहा था। जब आप उस व्यक्ति की भाषा में बात करते हैं तो पता भी पड़ता है और आत्मीयता भी मालूम पड़ती है। उसके बाद तो खैर हमको भी मराठी पूरी आ गई और प्रवचन मराठी में, महाराष्ट्र में मराठी में ही प्रवचन, गुजरात में गुजराती में प्रवचन, कर्नाटक में कन्नड़ में प्रवचन, और कुंद कुंद ज्ञानपीठ में आ गए तो अपन प्राकृत भाषा में। लेकिन पूरा प्राकृत भाषा में प्रवचन हुआ था श्रवण बेलगोल में, और शायद जय कुमार जी उसमें उपस्थित थे, है ना। लगभग वो 30-32 मिनट का प्रवचन था। स्वामी जी का चारु कीर्ति बड़े वाले विराजे थे, तो उनका खूब आग्रह था आपको प्राकृत में ही प्रवचन करना है। प्राकृत में लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए, प्राकृत भाषा में भी प्रवचन हो सकता है। खूब आग्रह था। फिर एक दिन मन बनाया, और लेकिन लगातार आधा घंटा प्राकृत लगातार आप शायद नहीं सुन पाएंगे, और सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। फिर भी धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, इस तरह के छोटे छोटे नाटक होंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा किस बात को क्या कहते हैं। प्राकृत भाषा कैसे सीखें, कैसे इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं, इस संबंध में एक छोटी सी कविता हमने लिखी। इस पुस्तक में भक्ति भारती में भी है। अमियम पाइये कब्बम, गाहा सत्य सही की गाथा का एक पद लेकर के शुरुआत है। अमियम पाइये कब्बम संकिति संकार तच्चले हवा, पढ़दि सुनदि जो चिंतदि ताणम ची अहम पढ़मामो।